हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो इस एक साल तक कम से कम गाड़ी खरीदना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये अमृतकाल चल रहा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो काम नहीं चल सकता, हमें लेनी ही पड़ेगी गाड़ी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सजेशन मांगे हैं। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उनको चाहिए कि एक सटीक गाड़ी खरीदें। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आज पिक किए हैं आज के Q&A में, जिसमें पहला क्वेश्चन AK सिंह जी का है जो आर्मी रिटायर्ड हैं। एक पैर में उनके गोली लग गई थी जब वो ड्यूटी पे थे, इस वजह से एक ऑटोमेटिक कार चुनना चाहते हैं और साथ में उनको ये भी क्वारी है कि भैया आर्मी रिटायर्ड पर्सन को क्या कुछ बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, इनको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए। इनके फैमिली में फॉक्सवैगन के यूज़र रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने कुछ यूज़ एक्सप्लेन नहीं किए कि किन इलाकों पे ड्राइव करेंगे और फैमिली के साथ ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, हाईवे पे करेंगे या फिर लोकल में चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक समझते हुए से देखो 1.5 लीटर आपके लिए सफिशिएंट होगा कार में लेना। 2 लीटर की तरफ जाते हो चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 1.5 लीटर में आप जाकर हुंडई में क्रेटा ले लो। चली हुई गाड़ी है, सारा कुछ इसका ऊपर नीचे का आ चुका है, कोई परेशान नहीं करती है, अच्छा रोड प्रेजेंस है, रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है और इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको कैंटीन से कुछ ऑफर आता है जिसमें को कुछ GST का बेनिफिट है, काफी अच्छा डिस्काउंट पड़ जाता है, आपको 3-4-5 लाख रुपए के आसपास फर्क पड़ जाएगा। एक चीज और है, इनका कुछ क्राइटेरिया होता है रैंक के हिसाब से, ये आप अपने पोर्टल पे देख लेना। रैंक के हिसाब से कुछ इन्होंने डिफाइन की हुई हैं गाड़ियाँ कि भैया 1 लीटर होनी चाहिए या 1.2 लीटर इसका इंजन होना चाहिए, पेट्रोल में है तो ऐसी होनी चाहिए और इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। आपके ही जैसा एक केस था, मैं उनको PDI करने के लिए गया था, 40% हैंडीकैप थे, उनको भी डिस्काउंट मिला था। एक डिस्काउंट तो आपको हैंडीकैप वाला मिलना ही मिलना है, बट उसमें क्राइटेरिया होता है कि आपको कौन कौन सी गाड़ी चुननी है। दूसरा डिस्काउंट आपको मिलेगा आर्मी की तरफ से भी। अब इन दोनों का क्या कोलेब्रेशन होगा वो देख लेना, हो सकता है कि सिर्फ एक ही मिले या फिर दोनों को कंबाइन करके आप ले पाओ, ये ज़्यादा डिटेल आपके डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे। लेकिन गाड़ी का रिकमेंडेशन आपके लिए मेरे पास रहेगा 1.5 लीटर में, या तो आप ब्रेजा पे चले जाओ या फिर आप हुंडई क्रेटा पे चले जाओ। देखो पहली चीज ध्यान में ये रखना, गाड़ी लेते समय गाड़ी के पार्ट्स इजीली बाहर मिलने चाहिए। गाड़ी के पार्ट्स मिलने के साथ साथ उसकी नॉलेज भी बाहर होनी चाहिए, इनकेस कभी आप रास्ते में फंस जाओ तो किसी पे डिपेंड ना हो, जब चाहो गाड़ी के पार्ट्स कहीं मार्केट से लेके रिपेयर करके आप आगे निकल सको। बाकी कंपनीज के बड़े बड़े वादे होते हैं, RSA होता है, होटल देते हैं, सब फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो खुद फेस करके आ रहा हूँ। तो कोशिश करो कि वो गाड़ी चुनो जिनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो। कुछ कंपनीज हैं जिनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर आता है मारुति का, इसके पार्ट्स आप कहीं भी ले सकते हो। दूसरा नंबर आता है महिंद्रा का, इनके पार्ट्स के भी आउटलेट्स होते हैं, बाहर ये लोग सेल करते हैं पार्ट्स की, आपको महिंद्रा में भी जल्दी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हुंडई का, जिनका मोबिस के नाम से एक आउटलेट है, जिन पे ये कहते हैं कि पार्ट्स सेल करते हैं, लेकिन आमतौर पे वहाँ पार्ट्स की शॉर्टेज ही रहती है। लेकिन फिर भी एक कदम तो है कि ये बाहर सेल करते हैं। अगला सवाल, आश 5555 के नाम से यूज़र ID है, ये लिखते हैं सर मुझे एक कार सजेस्ट कर दीजिए, छोटी फैमिली है, मोस्टली मेरी सिटी ड्राइव ही होती है और 20 किलोमीटर के आसपास, ओकेजनली कभी मैं जाऊँगा हाईवे पे तो 200-400 किलोमीटर कभी चल जाऊँगा। बजट इनका 7 लाख रुपए के आसपास है। देखो लंबे समय के लिए और छोटी फैमिली के लिए कार ढूंढ रहे हैं तो ऐसी गाड़ी चुनना कि थोड़ा सा फैमिली बढ़ भी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं बाहर आना जाना भी पड़ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। गाड़ी उसी का नाम है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, कभी कहीं भी जाना पड़ जाता है, इसीलिए तो इंसान गाड़ी रखता है। तो थोड़ा बहुत देख लेना, जरूरत पड़े 1-8 लाख रुपए बजट बढ़ाने की तो बढ़ा लेना, लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं होती। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसी बजट के अंदर ही लेना चाहते हो या तो स्विफ्ट देख सकते हो, बढ़िया गाड़ी है। बाकी वैगनआर देखना चाहो तो एक बार वैगनआर की तरफ भी आप रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप हुंडई में जाना चाहते हो तो i10 नियोस भी देख सकते हो, वो भी एक अच्छी गाड़ी है। या फिर अगर आप चाहो तो मारुति की फ्रॉन्क्स भी देख सकते हो, अच्छी गाड़ी है, थोड़ा रोड प्रेजेंस भी है, हाइट भी अच्छी खासी है, ग्राउंड क्लियरेंस है और अंदर ठीक ठाक कंफर्ट भी मिलता है गाड़ी में, तो लंबे समय तक ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। इन गाड़ियों में से जो भी आपको सही लगे, बजट में बैठती हो, सेट कर लेना। और अगर थोड़ा और ऊपर बजट लेके आप 1.5 लीटर पेट्रोल में ब्रेजा ले सकते हो तो वो बेस्ट होगा। अभी फैमिली छोटी है, लेकिन फिर फैमिली बढ़ेगी, ओकेजनली कहीं जाते हो, 200-400 किलोमीटर हाईवे ट्रिप करते हो तो थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कुमार 276, इस नाम से ID है। भाई साहब कहते हैं सर मैंने न्यू हुंडई ऑरा खरीदी है और मैं मुंबई में रहता हूँ, इंजन बे में कुछ जगह पे इन्हें रस्टिंग के साइन दिख रहे हैं,
ये नॉर्मल है या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? देखो, रस्टिंग के साइन ये डिपेंड करते हैं कौन से पार्ट पे है। कई बार नीचे जो एरिया रहता है, जो आप इंजन बे की बात कर रहे हो, वहां पे इंजन माउंट के आसपास रस्टिंग आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी प्लेट के आसपास कहीं रस्टिंग आ रही होती है। अगर वहाँ रस्टिंग आ रही है तो फिर आपको बैटरी की लीकेज, ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी। कई बार ऑल्टरनेटर ओवरचार्ज कर रहा होता है, उस कंडीशन में बैटरी लीक करती है और लीक करने के बाद वो एरिया रस्टी होता है। तो अगर बैटरी वाली कंडीशन है तब तो उसको चेक करो, उसका ट्रीटमेंट भी करो। और अदरवाइज कुछ इंजन माउंटिंग्स हैं, कुछ बोल्ट्स हैं, वहाँ पे अगर रस्टिंग थोड़ी बहुत आ रही है, ऐसी कोई बड़ी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पार्ट्स होते हैं और आजकल कंपनियों ने वो कोटिंग को कम कर दिया है। पहले मोस्टली पार्ट्स पे ये लोग कोटिंग किया करते थे, अब वो कोटिंग की कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ पार्ट्स को वो छोड़ देते हैं जिन पे उन्हें लगता है कि यार इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नीचे के सस्पेंशन के टायर और एंड्स भी आजकल ये लोग नहीं कर रहे हैं। लोअर आर्म को कुछ कंपनियां कर रही हैं, कुछ कंपनियों ने उसको भी करना छोड़ दिया है। बाकी अगर आपने फोटो दी होती कि किस एरिया पे रस्टिंग है तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता था कि इसमें कोई चिंता करने का विषय है या फिर नहीं है। कहीं अगर बॉडी पैनल पे रस्टिंग अगर आपको दिख रही है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पैनल पे है तो वो धीरे धीरे गल के आगे बढ़ जाएगा। कहीं चेसी एरिया पे नीचे की तरफ जहाँ लोअर आर्म माउंट होती है, अगर वहाँ पे रस्टिंग हो रही है तो उसको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज वो उस माउंट को लूज़ कर देगा धीरे धीरे। जब वो गलेगा रास्ते में कहीं लोअर आर्म निकल सकती है। अगर इस तरह की रस्टिंग नहीं है तो फिर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दीपक जी लिखते हैं, हेलो सर, आपका मैं बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं सर। एक न्यू कार प्लान कर रहा हूं लेकिन मंथली रनिंग कुछ खास नहीं है। साल की एक आध ट्रिप रहेगी बस, बाकी कार सिटी में ही चलेगी। लेकिन फैमिली सीएनजी कार लेने की बात कर रही है तो सर इससे रिलेटेड भी कुछ बताएं। और सर कार में माइलेज से ज़्यादा सेफ्टी प्रायोरिटी है तो टाटा पंच सीएनजी या फिर टिगोर की तरफ जाने का सोच रहा हूँ। बजट 7 से 8 लाख रुपए है। देखो जी, आपके लिए पहली चीज़ याद रखो, गाड़ी आपकी चलनी कम है तो आप पेट्रोल की तरफ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी फैमिली को आप कन्वेंस करो कि भैया फालतू में 1-1.5 लाख रुपए लगा के फ़ायदा क्या है, और वो सीएनजी का सिलेंडर लाश की तरह पीछे ढोके क्या ही फ़ायदा, जब हम ज़रूरत के लिए गाड़ी रख रहे हैं और कम चलनी है। उस समय पे कहीं सामान रखने की ज़रूरत पड़ जाए और वो टैंक पड़ा रहे तो फिर फ़ायदा ही क्या है। दूसरा, आपको मेंटेनेंस का कंसर्न कोई नहीं है, यानी पैसा है लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। देखो, सेफ्टी को लेकर ज़्यादा ही कंसर्न हो, अगर आप ज़्यादा आपने सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें देख ली हैं, ज़रूरी है कि आप अपनी समझ के हिसाब से जो लगता हो, जो बेस्ट लगता हो वो काम करो। आप चाह रहे हो कि टाटा की पंच या टिगोर ले लो, ठीक है आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंच भी कई इसके फेसलिफ्ट आ चुके हैं, अब तक जो इन्होंने R&D वगैरह करनी थी ठीक ठाक कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलता है सर्विस सेंटर पे। आपको काम मिलेगा वहाँ पर, लेकिन आपको कई ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। पैसे लगेंगे ही लगेंगे, जाहिर सी बात है, और उससे आप पीछे भी नहीं हट रहे हो। पैसे लगाओगे, लेकिन पैसा लगा के भी कई बार सोल्यूशन नहीं निकल पाता। छोटे छोटे ग्लिच होते हैं, लोग खुद भी नहीं समझ पाते। लेकिन फिर भी पंच में कोई ऐसी बुराई नहीं है, पंच अच्छी गाड़ी है, आप चाहो तो पंच को ले सकते हो। मैंने खुद पंच रखी थी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब मैंने बता रखे हैं, चाहोगे तो एक बार वो वीडियो देख लेना। और अगर सेफ्टी का रियल कंसर्न आपको है ही तो एक्चुअली जो गाड़ियाँ सेफ हैं फिर उनकी तरफ जाओ। आप स्कोडा की तरफ जाओ, वॉक्सवैगन की तरफ जाओ। स्कोडा की काइलाक देख सकते हो, कम बजट में गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। एक्चुअल में इनमें ग्लिच कम होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही गाड़ियां हैं। ये आपको कस्टमर सपोर्ट यहाँ अच्छा मिलता है। हाँ, थोड़ा सा मेंटेनेंस मांगती हैं, ऐसा नहीं कि बार बार मांगती हैं, जब मांगती हैं तो थोड़ा सा भर के मांगती हैं। अगला सवाल गगन जोशी जी कह रहे हैं, सर कार में अगर कोई इलेक्ट्रिकल अपग्रेडेशन कराएं, हॉर्न, लाइट या फिर म्यूजिक सिस्टम वगैरह, तो भी क्या इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है? नहीं तो वो क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा उनका डर है। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजेक्ट करना डिटेल में वीडियो मैंने समझा रखा है, फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूं। देखो, अगर इनको पॉइंट मिल गया आपका क्लेम को रिजेक्ट करने का, तो ये पॉइंट ढूंढ के आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपके पास थोड़ी बहुत सोर्स पावर ये सब है तो आप लगवा के, कुछ प्रॉब्लम भी है तब भी पास करवा लेते हो, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सब जानते हैं। रही बात आपका इलेक्ट्रिकल वाला सवाल, देखो इलेक्ट्रिकल वाले केस में आपने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, हॉर्न लगा रखे हैं, और गाड़ी में अगर डेंट होता है, पेंट होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देंगे। उसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि यार हॉर्न की वजह से ये हो गया, नहीं कर सकते, वो आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन इन केस अगर गाड़ी में कभी आग लगती है, किसी भी रीज़न से आपने हॉर्न बदला है, स्विच लगाया है या फिर म्यूजिक सिस्टम लगाया है, ये उसको बता सकते हैं कि भैया ये म्यूजिक सिस्टम लगाया था आपने तो आपकी ये वारंटी वॉइड हो गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो लिहाजा हम आपको क्लेम देने में सक्षम नहीं है, ऐसा बोल देंगे। समझ रहे हो? आग वाले केस में इलेक्ट्रिकल वाला मामला आता है, बाकी वाले केस में नहीं आता है। जैसे वो थार पलट गई थी, पलटने के लिए उन्होंने टायर को जिम्मेदार ठहरा दिया,
जबकि साइंटिफिक देखा जाए तो टायर चौड़े होना गाड़ी को और स्टेबल बनाता है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई आपने रूल ब्रेक किए ना, कंपनी ने वो दिए थे आपने वो दिए थे, कंपनी ने वो डिजाइन किए आपने चौड़े लगा दिए, गाड़ी पलटी थी, इसका मतलब गलती टायरों की है। पैसा बचाना है उनको, नहीं देना है, वो इस पे कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? सीधी सी बात तो ये है। बाकी ये इंश्योरेंस वगैरह को मैं एक तरह का स्कैम ही समझता हूँ। खुल के मैंने एक वीडियो में भी बताया, चाहोगे तो जाके वो वीडियो देख लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दीपांकर जी का है। कहते हैं सर मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, मैं आसाम से हूं, मैं एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, 10.5 लाख रुपए का इनका बजट है, वो भी ऑन रोड का। कंपनी कुछ ऑलरेडी इन्होंने प्रेफर्ड करके रखी है जिनको ये चाहते हैं कि लें, जिनमें हुंडई और मारुति 2 कंपनियां हैं। बट इनके पास बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया है कुछ गाड़ियों को लेकर। कुछ गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट में रखी है इन्होंने। पहले ये अपनी रिक्वायरमेंट भी बताते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट समझ लो। इनकी रनिंग मंथली 500 किलोमीटर रहेगी। इनको गाड़ी रखनी है करीब 13 से 15 साल, या कि नहीं कि फुल यूज करना चाहते हैं गाड़ी का। तीसरे नंबर पे इनकी प्रायोरिटी है रिलायबल इंजन, चलती का नाम गाड़ी वाले कॉन्सेप्ट पे ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अब इस हिसाब से इन्होंने कुछ गाड़ियां सेलेक्ट भी कर ली हैं, और वो ऐसी गाड़ियां हैं कि मतलब इनको मना कैसे करें। पहली गाड़ी है हुंडई की वेन्यू, बेस वेरिएंट मिल जाए तो फिर वैल्यू फॉर मनी है, जल्दी मिलता नहीं है। दूसरा ब्रेजा एलेक्साई, इसका भी बेस वेरिएंट जल्दी ये लोग एलेक्साई वाला देते नहीं है, इसका भी वैल्यू फॉर मनी बेस वेरिएंट है। हालांकि वीएक्सआई पे भी जा सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वीएक्सआई में भी वो वैल्यू जितनी वो लोग बढ़ाते हैं उतनी वैल्यू को फुलफिल चीज़ें कर देती हैं, बिकॉज ऑफ ओरिजिनलिटी के साथ वो चीज़ें फिट की गई हैं। तीसरा नंबर रखा है इन्होंने फ्रॉन्क्स को। तीनों ही गाड़ियां एक नंबर इन्होंने सेलेक्ट की हैं, लेकिन फिर भी अगर इन तीनों में से मैं एक गाड़ी को सेलेक्ट करके आपको बता दूं तो ब्रेजा एलेक्साई के ऊपर चले जाओ बेझिझक। बाकी इन दोनों गाड़ियों में भी कोई ऐसी बुराई नहीं है, आपको अगर पसंद आती हो देखने में या चलने में कुछ और में, तो इन दोनों में से भी कोई चुन सकते हो। तीनों ही गाड़ियां आपकी कसौटी पे बिल्कुल खरी उतरती हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी सलाह आपके कुछ ना कुछ काम आएगी, 4 पैसे बचाएगी। अच्छी लगी होगी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मन में अगर कोई अभी भी सवाल रह गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।